हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और ये आपकी जो 8:30 बजे की क्लास थी हिस्ट्री की, जो कल होनी थी, वो कल नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। ठीक है, काफ़ी बच्चे परेशान भी हो रहे थे, बट परेशान होने की कोई बात नहीं। इस क्लास को मैंने रीअपलोड कर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। क्लास नंबर 9 ये हमारी स्पेक्ट्रम की क्लास चल रही है। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न मैं आप सभी को बता दूं। रीज़न ये है दोस्तों कि जो ये हमारी क्लास है, ये इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि हम पूरी स्पेक्ट्रम बुक को काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में कर रहे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप स्पेक्ट्रम बुक को पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो आपको हमारी ये जो सीरीज़ है जीरो टू हीरो सीरीज़ स्पेक्ट्रम बुक वाली से ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ये डेफिनेटली आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगी ही करेगी। ठीक है, तो चलिए ये बिना टाइम को वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज की क्लास जो है क्लास नंबर 9, इसमें हम डिस्कस करने वाले 1857 से पहले हुए सारे विद्रोहों को। अब देखिए समझिए दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह था, ये विद्रोह किसी एक घटना का प्रतिफल नहीं था। ये था पिछले 100 से लेकर 150 सालों तक अंग्रेज़ों ने जितने भी अत्याचार किए, जितना भी एक्सप्लॉयटेशन किया, जितनी भी तरह की जातियाँ की भारत में लोगों के साथ, उन सभी का जो गुस्सा उनमें भर रहा था, उस गुस्से का हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो गुस्सा एक तरह से फटकर सामने आया। वो गुस्सा जो था वो एक तरह से फटकर सामने आया और उस गुस्से ने 1857 की क्रांति को अंजाम दिया। वो जो गुस्सा था वो 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। वहीं मैं एक और चीज़ आप सभी के लिए बताना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति में हुआ विद्रोह इकलौता विद्रोह ही नहीं था। उससे पहले कई जो बहुत सारे विद्रोह थे जो वो होते रहे थे, और आज की क्लास में हम उन्हीं विद्रोह को पढ़ने वाले हैं। तब यहाँ पर मैं बता दूं कि 1857 से पहले जितने भी विद्रोह हुए उन्हें 4 कैटेगरी में मेजरली बांटा गया है। उनमें सबसे पहले आता है आपका सिविल अप्रेजिंग। सिविल अप्रेजिंग मतलब जो नागरिक विद्रोह आता है। नागरिक विद्रोह कब आया था, सिविल अप्रेजिंग कब हुआ था? सिविल अप्रेजिंग हुआ था तब जब मान लीजिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। किसका? रियासतों का, ज़मींदारों का। तो रियासतों और ज़मींदारों की जो नेतृत्व में जो एक तरह से विद्रोह जन्मेगा, उसे हम बोलेंगे नागरिक विद्रोह। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं पीजेंट रिवॉल्ट की। पीजेंट रिवॉल्ट की यदि हम बात करें, पीजेंट या अपब्रिंगिंग की हम बात करें, तो पीजेंट अपब्रिंगिंग क्या होगा भाई? ये उस स्थिति की बात है जब किसानों ने आंदोलन किया था। तो किसानों का जो आंदोलन है, इसे फार्मर रिवॉल्ट भी हम बोल सकते हैं, फार्मर्स रिवॉल्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये फार्मर रिवॉल्ट था। इसमें क्या हुआ था बेसिकली कि किसानों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ यहाँ पर। क्यों हुआ? क्योंकि किसानों से बुरे समय पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूला गया। इसके अलावा उन्हें उनके मन की फसल जो है वो उगाने नहीं दी जाती थी। उन्हें कमर्शियल क्रॉप जो है उगाने को बोला जाता था, जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता था और वो अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह गए थे। अनाज की उत्पादकता कम हो गई थी, जिससे अकाल जैसी स्थितियाँ पड़ रही थी। तो इन सभी से नाखुश होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हमारे किसानों ने विद्रोह किया, वो आपका कहलाएगा पीजेंट अप्रेजिंग। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं भाई, पीजेंट अप्रेजिंग के अलावा भी ट्राइबल अप्रेजिंग जो था, ट्राइबल रिवॉल्ट जो हुआ था, इसके पीछे रीज़न ये था कि जो ट्राइबल्स थे वो अपने एक आइसोलेट एरिया में रहते थे। ठीक है, वो जंगलों में आइसोलेटेड रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने वहाँ पर भी जाना शुरू किया। वहाँ पर भी उनके जो रिज़र्व प्लेस थे उनको एक्वायर करना चालू कर दिया था। ठीक है, उनसे लगान लेने लगे थे और उनसे अपनी मनमानी तरीके से खेती करवाने लगे थे। तो ये कहीं ना कहीं उनको आहत कर गया था। ये कहीं ना कहीं चीज़ें उनको एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया था, और वहाँ से इन्होंने जो था ट्राइबल रिवोल्यूशन हम देखेंगे। अब अप्रेजिंग यहाँ पर पाती। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्मी अप्रेजिंग। आर्मी अप्रेजिंग मतलब आर्मी का रिवोल्ट। आर्मी में क्या हुआ था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था, काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। और इस भेदभाव और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से नाराज़ होकर जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो यहाँ से सैनिक विद्रोह आपका जन्म लेगा। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं 1857 से होने वाले या 1857 तक होने वाले सभी विद्रोहों की, तो उन्हें मेजर 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो नागरिक विद्रोह, दूसरा किसान विद्रोह, तीसरा हम देखेंगे आदिवासी विद्रोह, और चौथा देखेंगे हम सैनिक विद्रोह। इन चारों को हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि नॉलेज स्काई चैनल पर कम्प्लीटली हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो हैं वो यूपीएससी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी क्लिक करें। ठीक है, तो हम बात करें यदि कि 1857 की जो प्रमुख विद्रोह थे, उससे पहले विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में देश के
जो अंग्रेजी शासन थे, ब्रिटिश शासन थे, उसके खिलाफ जो है विद्रोह होते रहे। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, कुछ तात्कालिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण थे, तो कुछ आर्थिक कारण थे। यदि हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो अंग्रेज़ों ने जितने भी तरह के इंटरफेयर किए हैं ना, चाहे वो हमारे राजाओं के लिए हों, चाहे वो ज़मींदारों के लिए हो, जिससे उनके जो अधिकार छिन गए, अधिकार के साथ साथ उनका प्रभुत्व जो था उस क्षेत्र में कम हो गया था। ठीक है, जैसे हम बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सिस की, यदि हम बात करें डलहौजी की हड़प नीति है या फिर विलय नीति है। इसके अलावा हम बात करें लॉर्ड बैलेजली की सहायक संधि थी, विल ऑफ एसोसिएशन जो उन्होंने पास किया था। तो इन सभी से कहीं ना कहीं जो लोकल रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और उन्हीं नाराज़गी ने जब बढ़ते बढ़ते एक बड़ा रूप ले लिया था तो वो बन जाता था आपका विद्रोह। ठीक है, 1857 से पहले से कई विद्रोह हुए, कुछ किसानों के ग्रुप ने किए, तो जिसे हमने बोला गया था भाई किसान आंदोलन, किसी कारीगर के ग्रुप ने किया, आदिवासियों के ग्रुप ने किया तो इसे हमने आदिवासी रिवोल्ट या आदिवासी विद्रोह बोला। जब शासकों ने और ज़मींदारों ने इसे किया तो हमने इसे नागरिक विद्रोह बोला। तो इस तरह के अलग अलग जो वर्ग के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने अपने अपनी कमिटी पर हुए एक्सप्लॉयटेशन की वजह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हुए। ठीक है, स्टैंड लिया, और वही बाद में जाकर रिवोल्ट या विद्रोह के नाम से चीज़ें जानी गई। यदि हम बात करें जो जन विद्रोह हुआ था, पीपल्स रेजिस्टेंस जो हुआ था, वो बेसिकली 4 टाइप का हुआ था। एक तो था सिविल रिबेलियन, दूसरा था ट्राइबल अपरेजिंग, फिर था पीजेंट मूवमेंट, और फिर चौथा था आर्मी रिवॉल्ट। तो ये 4 तरह की चीज़ें बेसिकली हुई हैं, और इन्हीं 4 तरह के रिवॉल्ट्स को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। जब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो जन विद्रोह हुए चारों तरह के, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो सैनिक विद्रोह हो, चाहे वो आदिवासी विद्रोह हो, तो उसके पीछे क्या कारण थे। तो देखिए, उसके पीछे जो कारण थे वो बेसिकली अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियाँ थी, एक्सप्लॉइटिंग पॉलिसीज़ जो थी ब्रिटिशर्स की, वही इसके पीछे मुख्य कारण थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये था कि उनका जो कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू स्टेटमेंट था, सेटलमेंट था, वो काफ़ी ज़्यादा था, हैवी टैक्स लीव करने का। ठीक है, हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स की जितनी भी कॉलोनियाँ थी, कॉलोनियाँ मतलब जहाँ पर वो अधिकार करते थे और रूल करते थे, जैसे कि इंडिया, तो वहाँ पर वो क्या करते थे, काफ़ी सख्त लैंड रिफॉर्म सिस्टम रखते थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सख्त रखते थे। साथ ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगान और टैक्सेशन वसूलते थे। उस वजह से वहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका खुद का जो सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस था वो ख़त्म हो जाता था। यदि हम बात करें भारत में भी, तो भारत में भी लगान इतना ज़्यादा लिया जाता था जिससे हमारे किसान या जो लोकल लोग थे वो भूखे मरने लगे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भू राजस्व बंदोबस्त था, जिसमें भारी कर लिया जाता था किसानों के द्वारा, एक बड़ा कारण था विद्रोहों का, क्योंकि इससे भारत के लोग जो थे उनसे रुष्ट हो गए, है ना, और उसी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई बार कई जगह पर विद्रोह भी किया। वही हम बात करें आदिवासियों की ज़मीन का अतिक्रमण किया, तो उन्होंने इंक्रोचमेंट ऑफ द ट्राइबल लैंड्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल सोसाइटी। तो इन्होंने क्या किया भाई कि ट्राइबल लैंड का एक्विजिशन किया था। क्यों किया था इन्होंने, हम सभी को पता है कि जो ट्राइबल्स है वो अपने आइसोलेट होकर जंगलों में रहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने जंगलों पर पहुँचे, जंगलों की सफाई की ताकि खेती लायक ज़मीन बना सके, और वहाँ पर वो अपने मनपसंद की अपनी कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उनको उगा सके। ठीक है, तो होता क्या था कि भाई जो ट्राइबल्स थे, जो सेफ़ रहते थे, आइसोलेट रहते थे, उन्हें किसी से मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने जाकर उनकी ज़मीनों पर भी कब्जा करना चालू किया, उनसे भी लगान वसूलना, उनसे भी टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से जो ट्राइबल्स कम्युनिटी थी, जो रूरल इंडिया कम्युनिटी थी ट्राइबल्स की, वो भी इनके अगेंस्ट हो गई, और वहाँ पर होते होते एक सिचुएशन ऐसी आई जब जो ट्राइबल्स थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो गए, और यहाँ से आदिवासी विद्रोह का जन्म हुआ। वही हम बात करें भाई, ग्रामीण समाज का काफ़ी ज़्यादा शोषण किया गया, एक्सप्लॉयटेशन किया गया रूरल सोसाइटी का। इसके अलावा हम बात करें, उन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड थे, अपने जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे, उनका प्रमोशन किया। मतलब ब्रिटिशर्स की चीज़ों को भारत में सेल करने के लिए, अपने अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को भारतीय बाज़ार में बेचने के लिए उनका प्रमोशन किया। और जो भारतीय बाज़ार था, भारतीय बाज़ार में जो चीज़ें बनती थी, चाहे हम बात करें हस्तशिल्प, हस्तकरघा, या भारत की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थे, उनको पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर दिया था। ठीक है, जब भी भारत कुछ निर्यात करता था तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था ताकि भारत निर्यात करने से बचे, भारत के लोग जो हैं कर की वजह से निर्यात ना करें। ठीक है, तो इस तरह से उनकी दमनकारी नीतियों से जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से चौपट हो गए। तो भारत एकमात्र एक कंज्यूमर बन गया था प्रोड्यूसर की जगह। ठीक है, मतलब भारत में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती थी और एक कंज्यूमर बन गया था, जिसमें भारत को सिर्फ ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई चीज़ों को, उनके द्वारा प्रोड्यूस करी गई चीज़ों को कंज्यूम करना पड़ता था, अपनाना पड़ता था। तो इस तरह से भारत की जो आर्थिक स्थिति, आंतरिक आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी।
ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे भाई, बाहर से चीज़ें लाते थे, भारत में बेचते थे, तो भारत का पैसा वो क्या करते थे ले लेते थे, और उस पैसे को ले जाकर वो कहाँ लगाते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे। तो भारत का पैसा जो था वो बाहर जा रहा था एक तरह से, तो भारत से जो पैसा था वो खिंचकर भारत से जो मनी का फ्लो था वो बाहर ब्रिटेन की तरफ था। तो इस तरह से भारत को काफ़ी इसका नुकसान हुआ। ठीक है, वही हम बात की, इन्होंने बहुत सारे स्वदेशी उद्योग धंधों का विनाश कर दिया, और जो कृषि पर संचालित हमारे उद्योग धंधों का भी खात्मा किया। अब हम बात कर लेते हैं सिविल अपराइजिंग की, है ना, नागरिक विद्रोह की हम बात करते हैं कि नागरिक विद्रोह क्या था, कैसे शामिल हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिक विद्रोह की। तो नागरिक विद्रोह था क्या, देखिए जितने भी राजा थे या राजवंश थे या जितने भी ज़मींदार थे, ज़मींदार अंग्रेज़ों के आने से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहे थे। यदि हम बात करें ज़मींदार और लोकल राजाओं की, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इनकी दखलंदाजी की वजह से, इनके इंटरफेयर की वजह से उनकी जो शक्तियाँ थी वो जाती रहीं। तो इस तरह से जितने भी ज़मींदार थे, जितने भी छोटे राजा थे, वो सभी प्रभावहीन हो गए। ठीक है, और प्रभावहीन हो जाने से उनकी सत्ता, सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ चला गया था, और इस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा रुष्ट थे, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे ब्रिटिशर्स। तो इन सभी ने मिलकर लीड कर कर अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कर कर लोगों में जनाक्रोश को समझा और उसे बढ़ावा दिया, और इस तरह से नागरिक विद्रोहों की जो शुरुआत हुई। और इनकी जो नेतृत्व की थी, इनकी नेतृत्व कौन कौन करेगा, ज़मींदारों ने की थी, शासकों ने, उनके वंशजों ने की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से कारण थे जिन्होंने नागरिक विद्रोह को जन्म दिया। तो देखिए, जब भी कोई विद्रोह होता है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण होते हैं, कई कड़ियाँ होती हैं। ऐसे हम नागरिक विद्रोह की बात करें तो नागरिक विद्रोह का कोई एक कारण नहीं था, उसकी कई सारे कारण थे, जिनमें से एक कारण तो ये था सिंपल सा कि भाई जो टैक्स रिफॉर्म लाए थे, जो टैक्स सेटलमेंट थे अंग्रेज़ों के, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे भारतवासियों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। उसके अलावा अंग्रेज़ों की जो पॉलिटिकल अप्रोच रही थी, है ना, जो पॉलिटिकल अप्रोच रही थी वो ये रही थी कि वो भारतीयों के लोकल राजाओं को इंटरफेयर करते थे, उनको आपस में लड़वाते थे। ठीक है, या उनकी पर्सनल जो राजनीति होती थी, उनका जो पर्सनल एरिया होता था उसमें भी जाकर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते। तो ये वो सभी चीज़ें थी जिनसे लोग और जो लोकल राजा थे काफ़ी नाराज़ रहने लगे थे अंग्रेज़ों से, और फिर उन्होंने इसे एक विद्रोह का भी स्वरूप दिया। तो यदि हम बात करें कि औपनिवेश शासन के तहत अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भूमि राजस्व में तेज़ी से बदलाव लाने के खिलाफ किए गए थे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, सख्त पे सख्त कानून जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आ रही थी, जिससे हर एक कदम पर जितने भी भारतीय लोग थे उनका क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। यदि हम बात करें डॉक्टर नपलैप्स की, विलय नीति की, हड़प नीति की, सहायक संधि की, लॉर्ड वेलेस्ली की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो भारतीयों का बहुत ज़्यादा तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। ठीक है, वही हम बात करें कि कई ज़मींदारों और पालीगरों से उनकी भूमि का जो अधिकार था वो छीन लिया गया था, है ना, और उनके नियंत्रण को दरकिनार कर दिया गया था। वहीं भारतीय हस्तशिल्प को, हस्तकरघा को पूरी तरह से जो है विनाश कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। वहीं ज़मींदारों के सामंत और पुरोहित वर्ग को जो है वो प्रभावहीन कर दिया गया था, मतलब जो पहले उनका प्रभुत्व रहता था, जो उनका दर्जा ओहदा रहता था, उसको पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है गाइस, आगे हम बात करते हैं कि प्रमुख नागरिक आंदोलन की, कुछ सिविल अपराइजिंग की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इनमें सबसे पहले बात आती है 1863 से 1800 तक हुए सन्यासी विद्रोह की। यदि हम बात करें सन्यासी विद्रोह की, तो सन्यासी विद्रोह अपने आप में दोस्तों एक संपूर्ण विद्रोह माना गया था। क्यों? उसके पीछे रीज़न था कि इसमें जमींदार भी शामिल थे तो एक नागरिक विद्रोह था, इसमें सैनिक भी शामिल थे तो ये सैनिक विद्रोह था, इसमें निर्धन ग्रामीण जिनमें ट्राइब्स और किसान भी शामिल थे तो एक तरह से किसानों का भी विद्रोह था और आदिवासियों का भी विद्रोह था। तो इसमें चारों तरह के लोग, जो चारों समूह के लोग थे, जो चार अलग अलग तरह के मुख्य विद्रोह हम पढ़ते हैं, वो चारों के चारों तरह के लोग इसमें शामिल थे। तो इसे अपने आप में एक परिपूर्ण विद्रोह भी माना जाता है सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला था और सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो 1770 में नया इकोनॉमिक जो लैंड रिफॉर्म आया था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा जो नया लैंड रिफॉर्म आया था, ठीक है, उसने मजबूर किया था भारत को सन्यासी विद्रोह के लिए। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था लेकर आए थे सन 1700 में अकाल में, ये काफ़ी कठोर व्यवस्था लेकर आया था, क्योंकि 1770 में जब अकाल पड़ा तो उस समय अकाल के लिए मुख्य रूप से जो ब्रिटिशर्स थे वो भी जिम्मेदार थे, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ थी, दमनकारी नीतियाँ थी, वो फसलों को
जो फूड क्रॉप होती थी उनको कम उगने देते थे और जो कमर्शियल क्रॉप होती थी उनको ज़्यादा उगाते थे। इस वजह से अन्न का जो भंडारण था भारत में, है ना, जो खाने का भंडारण था, खाद्यान्न का जो भंडारण था, वो काफ़ी निचले स्तर पर पहुंच गया था और भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, हम सभी को पता है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा अकाल भी पड़ा था इसी समय। तो ये जो सभी चीज़ें थी, इसने कहीं ना कहीं आहत किया भारतवासियों को, और सन्यासियों के एक समूह ने इनके खिलाफ क्या कर दिया, लड़ाई छेड़ दी, विद्रोह छेड़ दिया। और बाद में इस विद्रोह को ज़मींदारों ने भी ज्वाइन किया। ज़मींदार भी इससे जुड़ेंगे, हम देखेंगे सैनिक भी जुड़ते हैं इससे, ट्राइबल लोग भी जुड़ते हैं, आदिवासी भी जुड़ते हैं। तो इस तरह से अपने आप में एक संपूर्ण और परिपूर्ण नागरिक आंदोलन बन जाता है। वही हम बात करें अगले नागरिक आंदोलन की, तो ये था मिदनापुर और धालब्रह्म का विद्रोह, जो कि 1766 से 1774 तक चला, जब अंग्रेज़ों ने 1772 की नई भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की। मतलब जब नया लैंड अंग्रेज़ों ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम 1772 में किया था। ठीक है, क्लियर। और इसकी वजह से क्या किया गया था कि उन्होंने बहुत सारे ज़मींदारों को इस नए सिस्टम के तहत ज़मींदारों को उनकी ज़मींदारी से हटवा दिया था। ठीक, उनकी ज़मींदारी जो है वो ख़त्म कर दी थी, और इसके ही चलते मिदनापुर और धालब्रह्म का विद्रोह पनपा था वहाँ के ज़मींदारों के द्वारा, क्योंकि उनकी ज़मींदारी छिन रही थी। वही हम बात करें मुआमरिया का विद्रोह, जो कि 1769 से 1799 के बीच हुआ था। इसमें 1769 में मुआमरिया का विद्रोह जो था वो असम के अहोम राजाओं के द्वारा अपने अधिकार की लड़ाई के लिए किया गया था। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा था कि जो अहोम राजाओं के अधिकार के लिए एक शक्तिशाली चुनौती अंग्रेज़ों ने प्रस्तुत करी थी। हम सभी को पता है कि हमने देखा था कि अंग्रेज जब आसाम पहुँचे तो उन्होंने चाय के बागान लगाने की शुरुआत करी। ठीक है, तो वहाँ से जो लोकल राजा थे, वहाँ के लोकल राजाओं को काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करना चालू किया, जैसा कि अंग्रेज़ों की हमेशा से आदत रही थी। और वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं एक बड़ा मुद्दे के रूप में सामने, और बाद में मुआमरिया के विद्रोह के रूप में हमें देखने मिलती है। और इस विद्रोह के बावजूद अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस विद्रोह को दबाया, और इस विद्रोह को दबाने के बाद पूरी तरह से जो अहोम साम्राज्य था वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पहुंच गया था, क्योंकि उन्होंने इस विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया था। भाई हम बात करते हैं गोरखपुर, बस्ती, बहराइच और के नागरिक विद्रोह की यदि हम बात करें, जो कि सन 1781 के आसपास हुए थे। ठीक है, तो इसमें बात हम करते हैं कि भाई जो हेनरी ने उत्पीड़न और राजस्व का अत्यधिक भाग को इस क्षेत्र में विद्रोह को जन्म दिया था। मतलब बेसिकली हम बात करें तो जो उत्पीड़न हुआ था भारतीयों का राजस्व को लेकर, राजस्व की हम बात करें तो हम सभी देखते कि भाई अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट सबसे पहले लिए थे। दीवानी राइट से मतलब ये था कि वो वहाँ से राजस्व वसूलने का, कर वसूलने का काम अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो जब उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि उन्हें मुख्य मतलब जो था वो पैसा कलेक्ट करने से था, और पैसा रेवेन्यू से था। तो जब वो राजस्व वसूलते थे तो बिना किसी रेट के, ठीक है, और बहुत जातियों के साथ इस कर को ये वसूलते थे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भारतीय खफा हुए, है ना, और भारतीयों का बहुत ज़्यादा शोषण भी हुआ। और इन सभी चीज़ों के चलते ये नागरिक विद्रोह समय समय पर उठते रहते। तो उन्हीं में से एक था गोरखपुर, बस्ती और बहराइच का विद्रोह। आगे हम बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम, है ना। तो विजयनगरम के राजा ने जो विद्रोह किया था, ये विद्रोह उन्होंने किया था 1794 में। अब इसके पीछे रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों ने संधि का पालन नहीं किया था, और राजा और अंग्रेज़ों के बीच एक संघर्ष हुआ, है ना, विजयनगरम। और विजयनगरम को जो था वो ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया था। मतलब विजयनगरम के विद्रोह के बाद इसे कुचल दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और 1794 में जब विद्रोह को कुचला गया तो उसके बाद जो विजयनगर था वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कब्जे में, आधिपत्य में पहुंच गया। वही हम बात करें केरल वर्मा का विद्रोह, है ना। केरल वर्मा के यदि हम विद्रोह की बात करें तो इन्होंने 1800 से 1805 में केरल वर्मा के नेतृत्व में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर एक प्रतिरोध किया गया, बड़े पैमाने पर एक विरोध किया गया, जो कि मालाबार क्षेत्र में किया गया था। और यह भी लैंड रिफॉर्म के अगेंस्ट था। किसानों के द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा किसानों से जो कमर्शियल क्रॉप उगाई जा रही थी, इससे भूमि की उर्वरक क्षमता पर भी फर्क पड़ रहा था। साथ ही यदि हम बात करें तो जो भूमि थी, जो भूमि थी उस पर कमर्शियल फसल उगाने के लिए ज़्यादा फोर्स भी किया जाता था। तो ये सभी कारण बन रहे थे बार बार कि नागरिक आंदोलन जन्म ले रहे थे अलग अलग रूप में। ये हम बात करते हैं भाई कुछ और नागरिक आंदोलन की, तो इसमें अवध का नागरिक विद्रोह था, जो कि 1799 में हुआ था। और ये हुआ था वजीर अली खान, जो अवध के चौथे नवाब थे, इनको पेंशन पर बनारस भेज दिया गया था।
और बाद में उन्हें बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट को विद्रोह कर मार डाला था और बाद में उन्हें अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था। हुआ क्या था भाई कि नवाब से नवाबी छीन कर उन्हें पेंशन पर कहाँ भेज दिया गया था, बनारस भेज दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया, ठीक है, और एक अंग्रेज़ी रेजिडेंट को मार भी दिया गया था और बाद में अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया था। भाई हम पोलीगर के विद्रोह की बात करें तो यह 1781 के समय की बात है ना, जब आरकोट के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तिरुनेलवेली और कर्नाटक प्रांतों का प्रबंधन और नियंत्रण दिया, ठीक है। उन्होंने एक तरह का फरमान जारी किया जिस वजह से तिरुनेलवेली और कर्नाटक के प्रांतों पर एक कर वसूलने का जो अधिकार था वो अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ, ठीक है। और कंपनी के खिलाफ पॉलीगरों का जो वो पहला विद्रोह मूल रूप से किस वजह से हुआ था कि जब भाई उन्हें परमिशन दे दी थी, ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी गई थी राजा के द्वारा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अगेन एक्सप्लॉइटेशन किया, अनियंत्रित रूप से कर को वसूला, है ना, क्लियर। और वही फिर बाद में जाकर विद्रोह का सबब बनेगा, विद्रोह का कारण बनेगा। भाई हम बात करते हैं अपरेजिंग ऑफ बिहावनी जो कि 1809 में हुआ था, ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या हुआ था कि भाई जो जाट थे, ये बेसिकली एक जाट विद्रोह था और इसमें जाट थे वो विद्रोह में टूट पड़े थे, मतलब जाटों ने इस विद्रोह में भाग लिया था, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें दीवान विल थम्पी का विद्रोह जो कि 1808 से 1809 के बीच हुआ था। इसमें ट्रावनकोर थम्पी, है ना, इसमें ट्रावनकोर थम्पी ने ब्रिटिशों के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया था, ब्रिटिशों के खिलाफ जो था वो विद्रोह किया था, ठीक है। और बाद में कब्जा बचाने के लिए उन्होंने खुद को मार दिया था। चलिए आगे हम बात करते हैं पूरल की मोडी का विद्रोह की बात करते हैं हम। तो ये गज्जन ज़िले की पश्चिमी सीमा में स्थित एक जमींदारी और राजाओं की वजह से ये विद्रोह हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर के जो जमींदारी थे या राजा थे वो अंग्रेज़ों के इंटरफियर से, अंग्रेज़ों के बार बार हस्तक्षेप करने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हस्तक्षेप करने की नीतियों से नाराज़ होकर इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो एक विद्रोह खड़ा किया। क्योंकि देखिए अब सभी लोगों को चीज़ें सुनने तो मिली जाती थी, तो जब ये आसपास विद्रोह हो रहे थे तो ये इन विद्रोहों ने एक दूसरे राजाओं को भी साहस दिया, सामर्थ्य दिया, साथ ही उन्हें ये इंटेंशन भी दिया कि यदि वो विद्रोह कर सकते हैं तो हमें भी विद्रोह करना चाहिए अंग्रेज़ों के अनुसार, अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और कहीं ना कहीं से अपने राज्य को वापस ले लेना चाहिए अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप है जिसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसे भी ये भरपाई कर सकते थे। उसके अलावा कच्छ का विद्रोह भी हुआ था। अंग्रेज़ों ने कच्छ के आंतरिक झगड़ों में दखल दिया था और 1819 में इस आंतरिक दखल की वजह से जो है एक विद्रोह का रूप बाद में ले लिया गया था। तो बेसिकली आंतरिक जो कलह थी अंग्रेज़ों का, जो लोकल गवर्नमेंट थे इनके गवर्नेंस में जाकर बोलना कहीं ना कहीं विद्रोह का मुख्य रूप से कारण बना था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं बरेली के विद्रोह की। तो बरेली के विद्रोह बेसिकली क्या था कि एक तात्कालिक कारण बना था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो उथल पुथल और तात्कालिक कारण पुलिस कर लगाना था, जिसमें नागरिकों का ज्वलंत आक्रोश को जन्म दे दिया गया था। इसमें क्या हो गया था कि इम्पोजिशन ऑफ द पुलिस टैक्सेस, है ना, पुलिस टैक्स जो लगाया जाने लगा था लोगों के ऊपर, कि भाई पुलिस टैक्स भी उनसे वसूला जाने लगा था। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जाती थी भारतीय नागरिकों के ऊपर, और इसने जो था बरेली के विद्रोह को जन्म दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं पाइका विद्रोह की। पाइका विद्रोह जो था वो आपका 1818 में हुआ था, ठीक है, और इसकी कहानी 1803 से शुरू हुई थी। यदि हम बात करें कि 1803 में अंग्रेजी कंपनी को ओडिशा की विजय और खदरा के राजा के विनाश की पाइक, जो कि फुट सैनिक के नाम से जाना जाता है, कि शक्ति और प्रतिष्ठा में बहुत कम कर दिया था। मतलब इन्होंने क्या किया, इनकी जो रणनीति थी उसकी वजह से ये जो राजा थे ये शक्ति विहीन होते जा रहे थे, ठीक है, इनकी विभिन्न तरह की संधियों में फंसते जा रहे थे, क्लियर, और उनका कोई उपाय रहता नहीं था। तो ये चीज़ें बाद में जाकर विद्रोह का रूप हमेशा धारण कर लेती थी। और इसके अलावा हम बात करें कि जो भूमि राजस्व की नीति थी और उस पर लगाए गए कर के कारण नमक की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई थी, ठीक है, और आदमी को प्रभावित किया था। इसने आम आदमी को क्या किया, प्रभावित किया। जब भी कीमतें बढ़ेंगी तो सिंपल सी बात है आम आदमी प्रभावित होगा। जब आज की डेट में हमारी इनकम इतनी ज़्यादा है फिर भी हम महंगाई से परेशान है, तो उस समय सोचिए कि इनकम तो बिल्कुल थी ही नहीं। भारत मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था और अंग्रेज़ों ने कृषि को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, है ना, क्योंकि कमर्शियल जो क्रॉप थी वही वो उगवाते थे। जो फूड क्रॉप होती थी वो जनरली उगने नहीं मिलती थी, जिस वजह से अकाल भी आया, ठीक है। और इसी सब के चलते ज़मींदारों के समर्थन में जगबंधु के नेतृत्व में ये विद्रोह उठ के खड़ा हुआ। वही हम बात करते हैं वागेरा राइजिंग विद्रोह, जो कि 1802 से 1820 में हुआ था, जो कि मुख्य रूप से गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में हुआ था, जो कि ओखा मंडल के
और बगेरा प्रमुखों के नेतृत्व में लड़ा गया था। वहीं हम बात करें अहोम का विद्रोह जो कि 1818 में हुआ था, और यह प्रथम बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने असम से हटने का वादा किया था। असम ने बोला था, अंग्रेज़ों ने बोला था कि भाई जैसे ही प्रथम बर्मा युद्ध खत्म होगा हम असम से हट जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह अंग्रेज़ अपने वादे पर नहीं टिके और उन्होंने अहोम के क्षेत्र पर जो है वो कब्जा कर लिया था। और जब उन्होंने कब्जा किया तो अहोम पर एक तरह का विद्रोह पनपा, जिसे अहोम का विद्रोह कहते, परंतु बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और पूरी तरह से असम पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं सूरत का नमक आंदोलन, वहीं पर हम बात करते हैं सूरत के नमक आंदोलन की, जो कि 1840 के समय की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर यूरोपियनों पर स्थानीय सूरत के लोगों द्वारा हमले किए गए, जिसके पीछे का कारण 50 पैसे से 1 रुपये तक नमक का शुल्क बढ़ाना था। ठीक है, देखिए उस समय नमक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हम सभी ने देखा था कि गांधी जी ने दांडी यात्रा भी की थी नमक बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि नमक पर बहुत ज़्यादा कर लगाए जाने की वजह से नमक की कीमतें बढ़ गई थी। ठीक है, और उसी की वजह से सूरत नमक विद्रोह, सूरत नमक आंदोलन भी आया था। और ये सोचिए कितना बड़ा मुद्दा था कि इसको लेकर हमारे जो एक नेशनल लीडर थे महात्मा गांधी, बाद में उन्होंने भी दांडी यात्रा की थी। मतलब ये मुद्दा 1840 में नहीं रुका था, ये मुद्दा आगे गांधीयन एरा में भी चला था। हम देखेंगे कि नमक पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। वहीं हम बात करें कोल्हापुर और सावंतवादी विद्रोह की, तो यहाँ पर बेरोजगारी का सामना करते हुए युवकों ने जो है यहाँ पर समनगढ़ और भूगढ़ किलों पर जो है कब्जा कर लिया था और एक तरह से अपने विद्रोह को अंजाम दिया था। तो दोस्तों ये सभी जो हमने पहले विद्रोह पढ़े, नागरिक विद्रोह, तो इन सभी में हमने एक चीज़ देखी जो कि कॉमन थी, और वो कॉमन चीज़ ये थी, यदि हम इन सभी विद्रोहों की बात करें, इन सभी विद्रोह को हम समझे, तो इन सभी विद्रोह में एक मुख्य रूप से कॉमन बात ये थी कि भाई लोग जो थे वो दमनकारी नीतियों से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे। जितने भी लोग थे वो अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों से परेशान हो चुके थे। अंग्रेज़ों की जो टैक्स सेटलमेंट सिस्टम थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग थे, लोगों को उनके अधिकारों का हनन कर रहे थे। और हनन करने के अलावा हम बात करें कि जो बेसिक ज़रूरतें थी, उनकी बेसिक नीड्स थी, जो मूलभूत ज़रूरतें थी, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी लोगों को। और इन सभी के चलते कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ता गया और बाद में इसने विद्रोहों का रूप लिया अपने लीडर्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे जो नागरिक अपरेजिंग है वो ख़त्म होते हैं और यहाँ से हमारे पीजेंट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होते हैं, किसान आंदोलन जो है वो शुरू होते हैं। अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन के पीछे क्या कारण था। देखिए हमने देखा कि जो नागरिक आंदोलन था उसके पीछे का मुख्य कारण ये था भाई कि नागरिक आंदोलन में जितने भी ज़मींदार थे या जितने भी राजा महाराजा थे, उनकी जो जगह है उसको छीन लिया गया था। लेकिन हम बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन के पीछे की बात सिंपल सी थी कि किसान 3 चीज़ों से रुष्ट थे। पहली चीज़ तो ये भाई कि उनकी जो लैंड था, उनका जो लैंड था वो फोर्सफुली क्या किया जा रहा था, ब्रिटिश के द्वारा एक्वायर किया जा रहा था। दूसरी चीज़ ये थी कि जो लैंड पर टैक्स था वो बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा था। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो क्रॉप है वो क्रॉप कमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए फोर्स किया जाता था और जो फूड क्रॉप थी उसको ना उगाने के लिए कहा जाता था। ठीक है, और इसके लिए ऊपर अननेसेसरी प्रेशर भी लोगों के ऊपर बनाया जाता था, किसानों के ऊपर बनाया जाता था। तो ये जो 3 मुद्दे थे जिनसे रुष्ट होकर किसानों ने मुख्य रूप से जो है किसान आंदोलनों की शुरुआत की। तो हम बात करें, यह आंदोलन बेदखली, भूमि को किराए में वृद्धि और साहूकारों के शोषण आदि तरीकों के क्या था, विरुद्ध था। मतलब इसमें साहूकार जो थे वो शोषण करते थे, लोगों को ऋण देते थे और फिर उस पर ब्याज ला कर उनको बंधुआ मजदूर बना लेते थे, बाद में कई बार ज़मीन भी रख लेते थे। वहीं बेदखली करना, भूमि की जब्ती करना, है ना। तो ये सभी जो चीज़ें थी ये मुद्दे बने थे किसान आंदोलन को जन्म देने की। हम बात करते कुछ इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन की, तो इसमें नारकेल बेलिया का विद्रोह जो कि 1831 में हुआ था। यदि हम बात करें, ये मुख्य रूप से मीर निदार अली के समय हुआ था, जो कि 1782 से 1731 तक वहाँ के नवाब रहे थे और 31 में विद्रोह के बाद दबने के बाद ही इनका शासन वहाँ से ख़त्म हो गया था। तो हम बात करें इनकी जो उर्फ टीट मार ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों कृषकों को प्रेरित किया और ज़मींदारी के खिलाफ जो मुख्यतः हिंदू थे। मतलब यहाँ पर ये एक सामाजिक और धार्मिक तरह की कट्टरता भी सामने देखने मिली थी कि यहाँ पर एक मुस्लिम लीडर ने मिलकर, है ना, मुस्लिमों को हिंदुओं के अगेंस्ट भड़काना चालू किया था कि जो ज़मींदार थे वो हिंदू थे और जो
जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो मुस्लिम थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बात सामने आई थी कि भाई एक हिंदू होकर मुस्लिमों का या मुस्लिम होकर हिंदुओं का शोषण कर रहा है, और इस चीज़ के तहत ये किसानों ने आंदोलन यहाँ पर लगाया था। वहीं हम इसकी बात करें पागलपंथी विद्रोह की हम बात करें, जो कि 1825 से 1835 के बीच हुआ। इसमें मेमन सिंह, जो कि बंगाल का एक ज़िला था, उसमें करम शाह और उनके बेटे टीपू के नेतृत्व में आदिवासी किसानों के द्वारा ज़मींदार के खिलाफ विद्रोह किया गया था। क्योंकि जो हम सभी को पता है कि जो ज़मींदार थे वो अंग्रेज़ों से जुड़ गए थे, अंग्रेज़ों के एक तरह से कठपुतली बन गए थे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के कहने पर उन्होंने ट्राइबल्स का जो एरिया था उसको एक्वायर करना चालू किया। अब जब ट्राइबल्स का एरिया एक्वायर होने लगा, वो जो इतने रिजर्व नेचर में रहने वाले लोग थे, जब उनका एक प्लेस एक्वायर होने लगा तो इसके विरुद्ध उन्होंने एक विद्रोह खड़ा कर दिया, जिसे बाद में पागलपंथी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं फराजी विद्रोह की। तो फराजी विद्रोह की हम बात करें तो ये 1838 से 1857 के बीच चला था, ठीक है। मतलब ये 1857 में हुई द ग्रेट रिवॉल्ट का भी एक पार्ट रहा। इसमें यदि हम बात करें कि फराजी पूर्वी बंगाल और फतेहपुर के हाजी शरीयत अल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायी थे, और दादू मियाँ जो कि 1819 से 1860 तक थे, उनके बेटे शरीयत अल्लाह ने अपने अनुयायियों को बंगाल से अंग्रेजी घुसपैठियों को खदेड़ने के उद्देश्य से जो था गठन किया था। तो बेसिकली इसका उद्देश्य, इस संगठन का उद्देश्य बनाना ही क्या था, अंग्रेज़ों को खदेड़ कर फेंक देना। आगे हम बात करें मोपाला का विद्रोह, जो कि 1836-1854 के बीच हुआ। यह केरल के मारावाल तट पर हुआ, और इस क्षेत्र में राजस्व की मांग में जो बढ़ोतरी की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उस बढ़ोतरी के विरुद्ध इस तरह की आंदोलन को चलाया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं फराजी का विद्रोह, मोपाला का विद्रोह हम ये देख चुके हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों आदिवासी विद्रोह को। कुछ यहाँ तक हमने किसानों का विद्रोह, नागरिक विद्रोह जरूर देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं कुछ आदिवासी के विद्रोहों की, कि वे कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने आदिवासियों का विद्रोह करने पर मजबूर किया था। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ बनी जिनकी वजह से आदिवासी जो थे वो विद्रोह करने के लिए सज्ज हुए, है ना। आदिवासी जो थे वो विद्रोह करने के लिए फोर्स किए गए, एक तरह से उनके मन में आया कि हमें विद्रोह करना चाहिए। तो उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। इनमें से एक बहुत कॉमन सा रीज़न ये था कि भाई जो उनका आरक्षित क्षेत्र था उस पर अंग्रेज़ों ने जाकर कब्जा किया, उसे खेती लायक भूमि बनाई, और उस पर खेती भी किससे करवाई, ट्राइबल लोगों से, आदिवासियों से करवाई, और खेती अपनी मनमानी करवाई, और उनसे मनमानी तरीके से जो है कर का वसूल किया। इन सभी के चलते उनका अत्यधिक शोषण हुआ, और उस अत्यधिक शोषण के विरुद्ध इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, और उसे एक विद्रोह का नाम मिला बाद में। तो हम बात करें कि जनजातीय आंदोलन दो प्रकार के थे, एक तो गैर सीमांत जनजातीय आंदोलन थे और दूसरे सीमांत जनजातीय आंदोलन थे। अब हम बात करते हैं कि गैर सीमांत जो थे, नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट थे, वो क्या थे। तो नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट, गैर सीमांत जो आंदोलन थे, वह वन आधारित या कृषि विद्रोह थे। वन आधारित या कृषि विद्रोह क्यों थे, वो इसलिए थे कि या तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, वनों की कटाई कर दी थी जहाँ पर ट्राइबल रहते थे, या फिर जो आदिवासी थे, ट्राइब्स थे, उनकी भूमियों का अधिग्रहण कर लिया था, और इस वजह से जो विद्रोह पनपे थे वो गैर सीमांत आंदोलन कहलाए, नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट कहलाए थे, ठीक है। वहीं हम बात करें सीमावर्ती विद्रोह जो थे, यदि गैर सीमावर्तियों की बात करें तो ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बहुत समय तक चला था। वही हम सीमावर्ती बात करें, फ्रंटियर मूवमेंट, रिवोल्ट्स की बात करें जो कि आदिवासियों द्वारा की गई थी, तो यह भारत संघ के भीतर या पूर्ण स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक स्वायत्तता के पक्ष में थे, और लंबे समय तक निरंतर विद्रोह जो था वो जारी रहा था। अब इस दोनों चीज़ों को समझिए, दोनों में अंतर क्या है। जो गैर सीमांत आंदोलन थे वो सिर्फ इस चीज़ की लड़ाई थी कि भाई आप हमारे जो सीमा में है वो आ रहे हैं, और सीमा में आने के बाद आप हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। उन्हें देश की स्वतंत्रता से उतना कुछ खास मतलब नहीं था। लेकिन हम फ्रंटियर सीमावर्ती विद्रोह की बात करते हैं, भारत की सीमाओं के अंदर था, और यहाँ पर ये एक विद्रोह तो था अपने अधिकारों को पाने के लिए, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य जो था वो ये था कि भारत को स्वतंत्रता भी मिले। तो ये दोनों में अंतर है, फ्रंटियर में और नॉन फ्रंटियर जो ट्राइबल मूवमेंट थे उन दोनों में ये अंतर है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है बीच बीच में, ठीक है, और इन्हीं छोटे छोटे फैक्ट पर आपको जो है वो फंसाया जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख आदिवासी विद्रोह की। तो इसमें पहाड़िया विद्रोह था जो कि 1778 से लेके जो कि 1778 में चला था। वहाँ पर हम बात करें कि इसमें राजमहल हिल्स की लड़ाकू जनजाति पहाड़िया द्वारा उनके क्षेत्रों पर ब्रिटिश विस्तार के कारण विद्रोह हुआ था। देखिए ब्रिटिश जब भी आपके सामने आदिवासी विद्रोह की बात आए तो माइंड में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए
कि जो ब्रिटिशर्स होंगे वो क्या करेंगे कि भाई ट्राइबल्स के क्षेत्र में जाकर इंटरफेयर करना चालू करेंगे, उनका अधिग्रहण करना चालू करेंगे। वही यहाँ पर हुआ कि जो पहाड़िया के जो जितने भी ट्राइब्स थे उन पहाड़िया वाली जगह पर अंग्रेज़ों के द्वारा पहुंचा गया और अंग्रेज़ों के द्वारा उसको एक्वायर करने की कोशिश की गई, और इसमें जो विद्रोह पनपा बाद में वो पहाड़िया विद्रोह के नाम से जाना गया, जो कि 1778 में हुआ था। भैया हम बात करें चुआर विद्रोह की, जो कि 1766 से 1772 और फिर 95 से 1816 के बीच भी हुआ था। यह बंगाल के मैदानपुर ज़िले में था। कहाँ पर था दोस्तों? ये बंगाल को मैदानपुर ज़िले में था। और यह अकाल, बढ़ी हुई भूमि, राजस्व मांग, ठीक है, और आर्थिक संघर्ष से जीती जो जनता थी, जो अंग्रेज़ों से रुष्ट हो चुकी थी, अंग्रेज़ों की नीतियों से त्रस्त आ चुकी थी, उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध यहाँ पर क्या किया, एक तरह का बिगुल बजा दिया और विद्रोह का इसने एक स्वरूप लिया। तो ये जो मुख्य रूप से चीज़ें थी, ये अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों की वजह से हुई थी, और इन नीतियों से परेशान होकर विभिन्न समुदाय के लोगों ने अपना जो गुस्सा, अपना रोष प्रकट किया, और ये गुस्सा और ये रोष जो है बाद में विद्रोह के नाम से इतिहास में जाना भी गया, ठीक है, जिसे हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप सभी के साथ। दोस्तों आई होप चीज़ें आप सभी प्यारे बच्चों के यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती जा रही होंगी। लाइव चैट आप सभी के लिए अवेलेबल है, अपनी रिव्यू ज़रूर देते रहें कि ये जो हिस्ट्री की क्लास है ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और क्या इसमें कमियां हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं। आप लाइव चैट के थ्रू ज़रूर हमें बताते रहें, और इस वीडियो को पूरा देखना और सुनना ज़रूर समझे दोस्तों, क्योंकि देखिए आप यदि इतना पढ़ने जाएंगे स्पेक्ट्रम बुक से तो कहीं ना कहीं आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा और उतनी अच्छी तरह से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन ये वीडियो जिसमें आपको बहुत इजीली चीज़ों को समझाने का, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है सिंपल वे में, जिससे आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कौल विद्रोह। कौल विद्रोह भी 1831 में हुआ था, और हम बात करें जो कौल और अन्य जनजातियों के साथ छोटा नागपुर के निवासी थे, ठीक है, मतलब ये एक जनजातियों के समूह की यहाँ पर बात हो रही जिन्होंने विद्रोह किया 1831 में। इसमें रांची के सेमभूम, हजारीबाग, पलाम और मानसम के पश्चिमी हिस्से भी जो थे वो शामिल हो गए थे। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो सरदारों से लेकर हिंदू, सिख और मुस्लिम किसानों और साहूकार जो कि बाहरी लोग थे, उनकी भूमि को बड़े पैमाने पर स्थानांतरण कर इसका विद्रोह किया गया था। तो जो स्थानांतरण किया जा रहा था भूमियों का अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके विरुद्ध जो सभी धर्म जाति के लोग थे वो एकत्रित हो गए थे, और यहाँ पर कौल का विद्रोह 1831 में हमें देखने मिला था। वंस अगेन ये हिंदू, मुस्लिम और जितने भी धार्मिक एकता का एक प्रतीक देता था, क्योंकि सभी ने मिलकर इसके अगेंस्ट जो है वो काम किया था, इसको हटाने के अगेंस्ट जो है काम किया था। आगे हम बात करते हैं हो एंड मुंडा अपरेजिंग। हो एंड मुंडा अपरेजिंग की हम बात करें, हो और मुंडा के विद्रोह की हम बात करें तो इसमें सिंहभूस और इसकी हम बात करें सिंहभूम और जो छोटा नागपुर था, ठीक है, छोटा नागपुर था, यहाँ पर हुआ था, और इसमें कबीली और अन्य नेताओं के नेतृत्व में से लड़ा गया था, जिसकी राजा प्रहात, बिरसा मुंडा आदि ये जो लोग थे, ये जो गरीब छोटे तबके से आने वाले लोग थे, इन्होंने और इनके साथ मिलकर इन्होंने लोगों को खड़ा किया और फिर विद्रोह किया, जिससे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो पाए और अपनी बातें रख पाए। आगे हम बात करते हैं संथाल के विद्रोह की, जो कि 1855 से 1856 के बीच हुआ, और यह राजमहल, पहाड़ियों, बिहार और ज़मींदारी और साहूकारी के विरुद्ध जो एक तरह से आक्रोश उबला था, उसने संथाल विद्रोह का नाम लिया। यहाँ पर हम बात करें संथाल विद्रोह में, तो संथाल विद्रोह में जो थे जमींदार थे और साहूकार थे, जो अंग्रेज़ों की एक तरह से क्या बोलना चाहिए छत्र छाया में पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर वही अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। जितने 1855 में संथाल विद्रोह में कहा हुआ कि जितने भी साहूकार थे या ज़मींदार थे जो कि अंग्रेज़ों की सेवाओं से जुड़े रहते थे, वही अंग्रेज़ों के विद्रोही हो जाएंगे, और यहाँ पर अंग्रेज़ों को थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिन पर को वो एक्चुअल में एक तरह से पपेट बनाए हुए थे, वो पपेट ही उनके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं खोंड विद्रोह की, जो कि 1837 से 1856 के बीच हुआ। इसमें हम बात करें आदिवासी रीति रिवाजों में दखल देने की जो नीति थी अंग्रेज़ों की, वो उन्हें भारी पड़ी, और यहाँ से जितने भी ट्राइब्स थे उन सभी ने बैकआउट किया, और एक तरह से ट्राइबल विद्रोह जो है वो खड़ा हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर मेन मुद्दा क्या था भाई, कि जो रीति रिवाज थे उन रीति रिवाज में दखल देने लगे थे अंग्रेज़, इंटरफेयर करने लगे थे अंग्रेज़, है ना, और उस इंटरफेरेंस की वजह से, उस दखल देने की वजह से ये जो विद्रोह है मुख्य रूप से पनपा था। आगे हम बात करते हैं कुछ और विद्रोह की, तो इसमें कोया विद्रोह था, जो कि 1803, 1840 से 1862 और 1879 से 1880
के बीच लगभग 3 बार खड़ा हुआ था और यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और यह साहूकारों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था आम जनता का, उसके खिलाफ था। मतलब साहूकार जो क्या करता था, शोषण करता था, कुछ पैसे देता था और उनको पूरी उम्र जो है वो फंसाए रखता था ब्याज के चक्कर में। ठीक है, तो साहूकारों के द्वारा जो शोषण किया गया था उस शोषण के विरुद्ध जो है यह एक तरह का हम बोल सकते हैं विद्रोह छिड़ गया था। वही हम भील विद्रोह की बात करें जो 1817 से 1819 के बीच और फिर बाद में 1913 में भी खड़ा हुआ था। उसके अलावा कोली विद्रोह की बात करें जो कि पश्चिमी घाट में था, और रामोजी विद्रोह जो कि पश्चिमी घाट में अंग्रेजों और प्रशासन के खिलाफ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थीं जो आदिवासी विद्रोह के स्वरूप में उठी हुई थी। और आदिवासी विद्रोह के स्वरूप की हम बात करें तो मुख्य रूप से आदिवासी विद्रोह इस बात पर केंद्रित था कि अंग्रेज़ों ने आदिवासियों की ज़मीन को हथियाया जो कि उनकी रिजर्व ज़मीन थी, और उस ज़मीन को हथियाने के बाद उनसे ही खेती कराई गई और उनसे ही लगान वसूला गया था, कर वसूला गया था। तो ये चीज़ जो थी आदिवासियों को मजबूर करती थी, या एक तरह से बोले कि आदिवासियों को खुली छूट देती थी कि आप जो है विद्रोह करें। आगे बढ़ते दोस्तों, उसमें हम पढ़ रहे हैं खासी विद्रोह को भी प्रमुख आदिवासी विद्रोह हम पढ़ रहे थे। तो इसमें खासी विद्रोह है। खासी विद्रोह गारो और जयंतिया हिल्स के बीच पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सड़क बनाना चाहती थी। तो ये क्या करना चाहती थी, गारो और जयंतिया हिल्स के बीच एक सड़क बनाना चाहती थी ताकि वो आसानी से यहाँ से वहाँ जा सके। लेकिन इस सड़क की वजह से जो वहाँ की रहने वाली जनजातियाँ थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का इंटरफेयर बढ़ रहा था और वहाँ से अंग्रेज़ों की आवाजाही बनती। ठीक है, क्लियर। और इस चीज़ के विरोध में आकर आदिवासियों ने यहाँ पर विद्रोह खड़ा कर दिया था। ठीक, और यह एक काफ़ी ज़्यादा फेमस विद्रोह रिवॉल्ट भी बना था, क्योंकि इसने अंग्रेज़ों को थोड़ा बहुत हद तक झुकने के लिए मजबूर किया था। वहीं सिंहफूस के विद्रोह की बात करें हम जो कि 1830 से 1831 और फिर 43 में भी हुआ था। ये असम बर्मा बॉर्डर पर हुआ एक विद्रोह था आदिवासियों के द्वारा। आगे हम बात करते हैं सिपाही विद्रोह की हम यहाँ पर बात कर ले। तो सिपाही विद्रोह की हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कारण क्या था। यदि हम इसके कारण की बात करें तो भाई भुगतान और पदोन्नति में भेदभाव था। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनकी वजह से सैनिक विद्रोह जो पनपा। पहली चीज़ तो ये थी कि भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच भेदभाव किया जाता था। ये भेदभाव रैंक को लेकर भी होता था कि एक निश्चित रैंक तक जो थी वो भारतीयों को दी जाती थी, जो उच्च रैंक थी वो भारतीयों को नहीं दी जाती थी, जो उच्च पद थे वो भारतीयों को नहीं दिए जाते थे, उस पर हमेशा ब्रिटिशर्स को बिठाया जाता था। दूसरी चीज़ भुगतान की पदोन्नति की में भेदभाव होता था। मतलब उसी काम के लिए अंग्रेज़ों को ज़्यादा तनख्वाहें मिलती थी, ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी, और भारतीय सैनिकों को उसी सम्मान के लिए ना तो उतनी सुविधाएं मिलती थी, ना ही उन्हें उतनी पैसा या सिक्योरिटी मिलती थी। तो ये एक मुख्य कारण था। उसके अलावा भारतीय सैनिकों के साथ दुराचार किया जाता था, उनसे अच्छे से नहीं बोला जाता था, अंग्रेजी सैनिकों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता था, उपहास किया जाता था। तो ये भी कहीं ना कहीं आहत करके रखती थी। इसके अलावा सरकार द्वारा विदेशी भत्ता देने से इनकार कर दिया गया था। विदेशी भत्ता क्या होता था कि जब भारतीयों को बाहर भेजा जाता था तो उसमें विदेशी भत्ते की मांग की जाती थी, तो वह विदेशी भत्ता देने से भी उन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक है, तो ये सभी जो कारण थे सिपाही विद्रोह के मुख्य कारणों में से कुछ एक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कुछ मुख्य सिपाही विद्रोह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बंगाल के सिपाही विद्रोह जो कि 1764 में हुआ था। उसके अलावा बेल्दौर म्यूटिनी जो कि 1806 में हुआ था। इसके अलावा 47वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह जो कि 1824 में हुआ था, यह भी एक मुख्य सिपाही विद्रोह में से एक है। उसके अलावा ग्रेनेडियर कंपनी असम में 1825 में हुआ विद्रोह। सोलापुर का विद्रोह जो कि 1833 में हुआ था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का विद्रोह जो कि 1834 में ही हुआ था। इसके अलावा 22वीं नेटिव इन्फेंट्री फैक्ट्री जो उसने 1849 में विद्रोह किया था, और 37वीं इन्फेंट्री विद्रोह जिसने 1852 में विद्रोह किया था। तो ये सभी वो इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं जो कि सिपाहियों द्वारा किए गए थे अपने अधिकारों के हनन होने पर और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपना हक मांगने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो कमजोरी थी जन आंदोलन की। मतलब हमने देखा है कि जितने भी जन आंदोलन थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिए गए थे, कुचल दिए गए थे। तो ऐसी कौन सी कमजोरियाँ थी इनमें। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये क्षेत्र तक सीमित थे। क्षेत्र तक सीमित थे मतलब ये एक निश्चित क्षेत्र में थे, तो अंग्रेज़ों को आसान था कि वो उसे दबा दें। इसके अलावा ये एकता नहीं थी, सब अलग अलग डेट पर हो रहे थे, तो अंग्रेज़ों के पास काफ़ी समय और रिसोर्सेज थे
कि अलग अलग जगह पर होने वाले छोटे छोटे विद्रोहों को ये दबा सके। यदि ये विद्रोह संगठित हो जाते और सभी क्षेत्रों में एक सरे होते तो शायद अंग्रेज़ों को मुश्किल होती और वहाँ पर अंग्रेज़ जो थे हार भी सकते थे। ठीक है, तो हम बात करें भाई, जो विद्रोह थे वो स्थानीय थे, अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर लड़े गए थे, इसलिए अंग्रेज़ों के लिए आसान रहा इन्हें दबाना, इसीलिए ये जो थे उतने सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा हम बात करें नेतृत्व में जो चरित्र था वो अर्थ सामंती था, मतलब जो उनका पारंपरिक दृष्टिकोण था वो जीतकर पुनः अपने साम्राज्य की स्थापना पर विश्वास रखते थे, मतलब वो विजनरी नहीं थे, वो भविष्य के भारत को नहीं देख पा रहे थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो थी और उनकी लीडरशिप क्वालिटी में नहीं दिखी थी। वही बात आगे करेगी कि भाई राष्ट्रीय चेतना नहीं थी वहाँ पर कोई एक भारत देश नहीं बनाना चाह रहा था, सब अपने स्वार्थ के पीछे लगे हुए थे। ज़मींदारों को अपनी ज़मींदारी और सम्मान चाहिए था, किसानों को अपने कर्ज से मुक्ति चाहिए थी, किसानों को चाहिए था कि उनको फसल उगाने का मौका दिया जाए। जो आदिवासी थे, आदिवासी अपना जो संरक्षित क्षेत्र था उस चाहते थे कि उसमें ब्रिटिशर्स ना आए, तो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, वहाँ पर राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। उसके अलावा हम बात करें शस्त्र विरोधियों की तुलना में बहुत कमज़ोर थे, मतलब भारतीय जो थे वो तलवार और तीर कमान से लड़ते थे। वहीं हम बात करें अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ उस समय गोलीबारी करने लगे थे, बंदूकों का उपयोग करने लगे थे। तो अंग्रेज़ जो थे वो उन्नत थे तकनीक में, लेकिन भारतीय जो थे काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए थे उस समय तक तकनीक में। और वहीं अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों का नेतृत्व और कूटनीति वो भारतीय नेतृत्व और कूटनीति से उस समय बेहतर साबित हुई थी और इसी वजह से वो आसानी से उन्हें दबा भी पाए थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो आज की क्लास है वो ख़त्म होती है। इसमें हमने आप सभी के साथ डिस्कस किए कि 1857 की क्रांति से पहले कौन कौन से और जो हैं वो छोटे मोटे विद्रोह होते रहे। अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। उसके पीछे एक कारण है और वो कारण ये है कि जो विद्रोह हुए थे आप सभी के, ठीक है, ये विद्रोह आपके एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ईपीएफओ के लिए भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आपने अंत तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइज ज़रूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।